Welcome everybody. This is our fourth class in theory part for magnetic effects of current for class 10. Till now we have made three videos, and in those videos we have studied about magnets, type of magnets, how magnets can be formed, what are the some properties of magnets, and we have studied magnetic field lines, and we have also studied that how magnet field is formed when you flow a charge in sort of current in a conductor. Then we have studied magnetic field from a single wire. Then we have studied magnetic field in a loop, and then we have gained a complete visualization or understanding of magnetic field in the form of a solenoid. So this was the basics of magnetic field. Now we will move further, and we will discuss forces, because if there is a magnetic field, then these magnetic field, as we already know from our video number 1, where we studied that how magnets exert force on each other. So if there is magnetic field, means there will be some forces. So today we will discuss force by magnetic field on a charge and then on a current. We will drive both them separately, and if you have watched our previous video and you find them useful, then please do hit like, share and subscribe, because it helps a lot. It motivates us a lot, and it is a zero cost way for you to support us. So please do support us. Share this video with your classmates, your friends, and ask them to subscribe also. With this, let's start today's video, our video number 4 in this for this chapter. And our today's topic is, first part is force on charge particle in magnetic field. So this is our today's first topic. Now we know that magnet exert force on other magnet. मैग्नेट किस पे फोर्स लगाता है? अदर मैग्नेट पे लगाता है। और ये फोर्स क्या हो सकता है? अट्रैक्टिव हो सकता है और रिपल्सिव हो सकता है। दो ही तरीके से फोर्स हो सकता है, या तो अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो। और हमें ये भी पता है, ये हमें पता था पॉइंट नंबर 1, ये हमारा फर्स्ट चीज जो हमें पता थी। सेकंड जो पॉइंट हम अभी तक स्टडी कर चुके हैं वो है दैट करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, तो मींस जिसके पास भी करंट है, इफ सम ऑब्जेक्ट हैज करंट, तो इसका मतलब क्या होगा? इट विल हैव मैग्नेटिक फील्ड। और अगर उसके पास मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका मतलब इट विल बिहेव लाइक मैग्नेट। तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और अगर वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब हो जाएगा अदर मैग्नेट्स कैन
exert force on it, either attractive or repulsive। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। हमें ये पता है कि मैग्नेट एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकता है, रिपेल कर सकता है, प्रोवाइडेड अट्रैक्ट कब होगा, जब हमारे पास अपोजिट पोल्स होते हैं। मीन्स साउथ पोल नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है और नॉर्थ को साउथ को अट्रैक्ट करता है। रिपल्सिव कब होता है, जब सेम पोल होते हैं, नॉर्थ पोल नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ पोल साउथ को रिपेल करेगा। तो एक फैक्ट हमें ये पता है। सेकंड फैक्ट है करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मीन्स जिसके पास भी करंट है उसके पास मैग्नेटिक फील्ड होगी, और मैग्नेटिक फील्ड है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और अगर वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो मीन्स अदर मैग्नेट उस पर क्या कर सकते हैं, फोर्स लगा सकते हैं, या तो उसको अट्रैक्ट करेंगे या उसको रिपेल करेंगे। सो ये हमारा एक बेसिक डिस्कशन हो गया। तो अब सपोज कीजिए आपके पास एक चार्ज पार्टिकल, हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन। अभी जब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, स्टेशनरी है। व्हेन ये इलेक्ट्रॉन क्या है, स्टेशनरी। स्टेशनरी मीन्स नो मोशन, कोई मोशन नहीं हो रहा। और अगर कोई मोशन नहीं है तो मीन्स नो करंट, बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तभी करंट प्रोड्यूस होता है। करंट का फॉर्मूला होता है, करंट इज रेट ऑफ चेंज या स्लैश फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ टाइम। सो अगर ये फ्लो ही नहीं होगा तो कोई करंट भी नहीं होगा, और अगर कोई करंट नहीं है, अगर कोई करंट नहीं है तो ऑब्जेक्ट के पास करंट होता था तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह। अब कोई करंट ही नहीं है तो नो मैग्नेटिक बिहेवियर। और अगर कोई मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं है तो क्या होगा, नो फोर्स ऑन पार्टिकल। क्योंकि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे ही फोर्स लगा सकता है। अगर पहला पार्टिकल मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा तो उस पर कोई फोर्स भी नहीं लगेगा। तो यहां से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, यहां से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं दैट इफ चार्ज is not moving, then no force acts on it due to some other magnet। तो ये तो हो गया हमारा पॉइंट नंबर ए, कि फोर्स होने के लिए किसका होना जरूरी है, चार्ज का मूव करना जरूरी है। सो मूवमेंट इज नेसेसरी, चार्ज का मूव करना नेसेसरी है। और मूवमेंट क्या होता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कंपलसरी है, अगर वेलोसिटी होगी तभी चार्ज पे फोर्स लग सकता है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। अगर यहाँ पे सेकंड मैग्नेट ही ना हो, मींस जो फोर्स लगा रहा है उसका होना भी तो जरूरी है।
जैसे हम सपोज करें अगर कि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिया, अब ये इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाने के लिए यहाँ पे कोई दूसरा मैग्नेट भी तो होना जरूरी है। सपोज ये मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, ऐसे ये मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल। तो जब ये मैग्नेट यहाँ पे होगा तभी तो ये मैग्नेट इस पे फोर्स लगा सकता है। अगर ये मैग्नेट यहाँ पे हो ही ना, या ये मैग्नेट बहुत दूर हो, तो कोई फोर्स नहीं लगने वाला। ठीक है, जितना मैग्नेट पास आएगा या चार्ज पास आएगा मैग्नेट के, या मैग्नेट पास आएगा चार्ज के, मीन जितना डिस्टेंस दोनों के बीच में कम होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। जितना डिस्टेंस ज्यादा हुआ उतना कम फोर्स लगेगा, बिकॉज मैग्नेट का इफेक्ट यहाँ तक कम हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी चीज है मैग्नेट की जो कम डिस्टेंस पे तो ज्यादा होती है और ज्यादा डिस्टेंस पे कम हो जाती है? दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। बिकॉज हमने जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिस्कस किया था तो हमने आपको ऐसे बना के दिखाया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे वर्क करती हैं, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती है और अंदर साउथ टू नॉर्थ जाती है। तो अभी हम बाहर वाले ही ड्रॉ करते हैं। तो जैसे आप मैग्नेट से दूर होते जाते हो, जो ये फील्ड लाइंस है इनके बीच का स्पेस बढ़ता जाता है, और वो स्पेस क्या डिनोट करता है कि जितना ज्यादा स्पेस होगा उतनी ही वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी। जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच की दूरी होगी उतना ही उनके बीच का तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी। जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी ही फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। सो इसका मीनिंग क्या होगा कि जो आप पे चार्ज पार्टिकल है ये वाला, अगर ये इस पोजीशन पे होता है तो यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो इस पे ज्यादा फोर्स लगेगा। अगर ये यहाँ पे आ जाता है तो फील्ड वीक है, कम फोर्स लगेगा। यहाँ पे और कम फोर्स लगेगा और यहाँ पे और कम लगेगा, और यहाँ पे फोर्स जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई फील्ड है ही नहीं। सो पहला पॉइंट तो हो गया कि इस चार्ज का मूव करना जरूरी है, इसके पास वेलोसिटी होनी चाहिए, तभी कोई फोर्स लग सकता है। और दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि जो फील्ड है दूसरे मैग्नेट की, ये इस पे भी निर्भर करेगा कि कितना पास है कितना दूर। मीन्स जो सेकंड पॉइंट होगा हमारा कि जो लगने वाला फोर्स है, पहले तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा था, नाउ सेकंड पॉइंट हो जाएगा फोर्स विल आल्सो डिपेंड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन magnet and charge. So it will depend upon magnetic field of magnet। और आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि सर ये तो चार्ज डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो आप मैग्नेटिक फील्ड क्यों ले रहे हैं? बिकॉज जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड भी ऑटोमेटिकली वीक हो जाती है। तो अगर हम ओनली डिस्टेंस लेते तो हमें फिर बाद में कोई और वैल्यू कोई ऐसा कांस्टेंट ऐड करना पड़ता जिसकी वजह से वैल्यू कम होती जाए टाइम समय के डिस्टेंस के साथ। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली डिस्टेंस के साथ कम हो जाती है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं। सो जो सेकंड टर्म आ जाएगी वो आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। पहले हमारी वेलोसिटी आ गई और दूसरी आ गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखा जाता है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, सी। नाउ जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था ये उसी से ऑलमोस्ट रिलेटेड है, कि हमने शुरुआत में ये बताया था कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगाता है
और जब भी कोई करंट होता है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है और मैग्नेटिक फील्ड से वो मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है, और अगर वो मैग्नेट बन गया तो दूसरे मैग्नेट उस पर फोर्स लगा सकते हैं। ये हमारा बेसिक अंजम्पशन है आपका। तो अगर हम सेकंड पॉइंट पे आए कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, जितना कम करंट होगा उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और करंट किस पे डिपेंड करता है, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि करंट डिपेंड करता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो ज्यादा करंट होगा, कम इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो कम करंट होगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा करंट ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, कम इलेक्ट्रॉन कम करंट कम मैग्नेटिक फील्ड। और जो करंट किसकी वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वजह से आता है। मींस जो हमारा थर्ड पॉइंट बन जाता है कि जो फोर्स होगा, force will also depend upon amount of charge, कि कितना चार्ज ऑफ पार्टिकल। यहाँ पे हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल ले रहे हैं, रियल लाइफ में प्रोटॉन पे भी फोर्स लगेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे ले रहे हैं चार्ज, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास भी होता है प्रोटॉन के पास भी होता है, दोनों का अपोजिट चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो चार्ज पे डिपेंड करेगा। तो और चार्ज के लिए हम क्या सिंबल लेते हैं, दैट इज क्यू या स्मॉल क्यू भी ले लेते हैं। सो हमारा जो फोर्स लग रहा है चार्ज पार्टिकल के ऊपर, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे, फील्ड पे एंड चार्ज पे। तो यहां से जो हमारा रिलेशन बनता है दैट फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। वेलोसिटी के लिए सिंबल होता है v, डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पे, इसके लिए सिंबल होता है b, और डिपेंड करता है चार्ज पे, इसके लिए सिंबल होता है क्यू। सो जब हम तीनों को मिला देते हैं तो मीन्स फोर्स डिपेंड कर रहा है क्यू पे, वी पे और बी पे, क्यू वी बी पे, इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है। और यहाँ से फॉर्मूला बन जाता है फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये कांस्टेंट आता है साइन थीटा। साइन थीटा कहां से आता है, बिकॉज जो यहाँ पे जो क्यू है ये एक स्केलर है, बट v और b क्या है, v और b वेक्टर्स हैं। तो जब आप इन दोनों को ले रहे हो तो इनके आप डायरेक्ट वैल्यूज नहीं ले सकते, इनके बीच का जो एंगल होता है उससे भी चीजें चेंज होती हैं, उससे भी चीजें डिफर करती हैं, तो हमें वो एंगल भी अकाउंट में लेना होगा। सो जो हमारा फाइनल फॉर्मूला बनता है फोर्स के लिए, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, ये अभी देखिए चार्ज पार्टिकल के लिए, तो ये बनता है क्यू वी बी साइन थीटा। और जो ये साइन थीटा है यहाँ पे, ये क्या है, एंगल बिटवीन V एंड B मेजर्ड, और ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मेजर्ड फ्रॉम V टू B इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पहले हम आपको ये एंगल का कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं कि कैसे V से B जाना है आपको और एंटी क्लॉक में जाना है, सो दैट आपको इसका इशू ना रहे फ्यूचर में। सो सपोज हमारी वेलोसिटी x डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड y डायरेक्शन में,
तो यहाँ पे जब आप एंगल मेजर करोगे आपको एंटी क्लॉक मेजर करना है, मीन्स घड़ी से उल्टा। जो आपकी घड़ी है वो ऐसे रोटेट होती है, आपको एंगल ऐसे नहीं मेजर करना, आपको एंगल घड़ी का उल्टा मेजर करना है। अब इसका मतलब क्या होगा कि आपको V से स्टार्ट करना और एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। ये V की लाइन है, आप V से स्टार्ट करोगे और एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे ऐसे। और जो ये वाला एंगल होगा ये होगा V और V के बीच का एंगल, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा हो गया 90 डिग्री। अगर मैं कंडीशन को रिवर्स कर दूं कि सिचुएशन ऐसे है कि यहाँ पे V है और यहाँ पे B है, तो अब क्या बोला गया है, आपको V से B की तरफ जाना है और एंटी क्लॉक जाना है। तो अब आप V से B ऐसे जाओ, और इस केस में थीटा हो जाएगा 270 डिग्री। और आपको पता है कि साइन 90 होता है 1 और साइन 270 होता है -1। तो मीन्स इन दोनों केसेस में जो फोर्स है वो प्लस और माइनस का साइन लेगा। यहाँ पे अगर फोर्स को आप पॉजिटिव मानते हो तो यहाँ पे फोर्स नेगेटिव हो जाएगा। सो दैट्स वाई आपको ध्यान रखना है कि जो एंगल है वो हमेशा V से B मेजर करना है और आपको एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट ऑलवेज करना है। सो ये हो गया हमारा QVB साइन थीटा, इसके लिए फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। अब हम इससे कुछ केसेस डिस्कस कर लेते हैं, स्पेशल केसेस को आप बोल सकते हो। केसेस, पहला केस ए, व्हेन चार्ज इज नॉट मूविंग, जब चार्ज मूव नहीं कर रहा। चार्ज मूव नहीं कर रहा तो मतलब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो, और उसका मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स भी जीरो हो जाएगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा, स्टेशनरी चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगता, स्टेशनरी चार्ज। ओके, सेकंड केस पे आते हैं, व्हेन चार्ज इज जीरो। चार्ज इज जीरो मीन्स न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल पार्टिकल कौन कौन होते हैं, एग्जाम्पल की तौर पे न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता। एंड जो आपके स्टेबल एटम्स हैं, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, जो भी आपके नॉर्मल एटम होते हैं, जो भी आपके नॉर्मल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी स्टेबल मॉलिक्यूल्स होंगे लाइक H2O, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं। हीलियम के ऊपर एज सच कोई चार्ज नहीं होता। हाँ, हीलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, बट वो एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो एक सिंपल एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, एक सिंपल मॉलिक्यूल के पास कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज आपको उसको देना पड़ता है, या तो आप उससे इलेक्ट्रॉन निकालते हो या आप उसमें इलेक्ट्रॉन डालते हो, तब आपके पास जाके चार्ज आता है। एक नॉर्मल एटम के पास, एक नॉर्मल मॉलिक्यूल के पास कोई चार्ज नहीं होता। तो जब चार्ज जीरो है तो मतलब क्या हो जाएगा, Q इज जीरो, तो मतलब फोर्स भी क्या हो गया, जीरो न्यूटन। दैट्स वाई, बिकॉज अभी देखिए आप, अर्थ के पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, तो अर्थ के पास जब अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, बट नॉर्मल जो एटम्स हैं, जो हमारी गैसेज हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इन सब के पास कोई चार्ज नहीं होता नॉर्मल कंडीशन। तो उसकी वजह से क्या है, अर्थ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होते हुए भी जो हमारे आसपास की गैस है, हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स हैं, इन पे कोई फोर्स नहीं लगता। ओके, और इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या होता है कि आपने, अगर जो हमारी अर्थ है, इसके जो पोल्स हैं वहां पे ओरा लाइट्स दिखाई देती है। इस वेट ए मिनट, हम एक प्रॉपर स्फीयर बनाते हैं।
सपोज कीजिए ये हमारी अर्थ है और हमारी अर्थ का एक एक्सिस है, रोटेशनल एक्सिस बोलते हैं जिसको, वो कुछ ऐसे थोड़ा सा इंक्लाइन, ये हमारा रोटेशनल एक्सिस है। और जो हमारी फील्ड है अर्थ की वो कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लाइक दिस। हमारी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट ये जस्ट आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हम बना रहे हैं। तो हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे, हम अंदर वाली नहीं बना रहे, ये डायग्राम हम आपको ऑलरेडी शो भी कर चुके। कुछ हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे। तो क्या होता है जब भी सनस्ट्रोम आता है, सनस्ट्रोम क्या होता है, जो सन है वो हाईली चार्ज जो पार्टिकल्स हैं उनको रिलीज करता है। अभी आपको पता है कि सन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो सन स्ट्रोम में क्या होता है, सन के जो ऊपर की लेयर है उसका कुछ हिस्सा वो इजेक्ट कर देता है स्पेस में, बाहर स्पेस में, और वो फिर स्पेस में मूव करता है। और क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग हो जाते हैं, वो प्लाज्मा फॉर्म में होता है, मीन्स उसके पास चार्ज। और जैसे ही वो चार्ज पार्टिकल इधर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, और हमें पता है कि आपके पास तो मैग्नेटिक फील्ड है, अब उन चार्ज पार्टिकल के पास अगर वो एक मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे तो उन पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो वो फोर्स क्या करता है, उनको हमारे पोल्स की तरफ भेजता है। सपोज कीजिए नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो उनको हमारे नॉर्थ और साउथ पोल्स की तरफ भेजता है। बिकॉज कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के क्रॉस मूव करता है। तो अगर कोई यहाँ पे चार्ज पार्टिकल आ जाता है, सपोज ये यहाँ पे मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल आ गया, तो ये चार्ज पार्टिकल कहीं से भी आएगा तो ये कैसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरफ, ऐसे मूव करेगा हर डायरेक्शन से, ये ऐसे मूव करेगा। और जब ये ऐसे मूव करते हैं तो इनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज इन पे फोर्स ज्यादा लगता है, किसकी वजह से, आपकी मैग्नेटिक फील्ड से। और जब इन पे फोर्स लगता है तो ये क्या करते हैं, जो हमारी अर्थ के हमारे एटमोस्फेयर के अंदर गैसेज है, जैसे सपोज कीजिए हमारे एटमोस्फेयर की गैस है, ये मान लो नाइट्रोजन गैस है, तो ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, ये इनके साथ टकराते हैं। बिकॉज इनके ऊपर क्या था, ये चार्ज पार्टिकल है, किसने एमिट किया, सन ने। और जब ये अर्थ के पास पहुंचते हैं तो इन पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है, और फोर्स की वजह से ये मूव करने लगते हैं। और ये जब मूव करते हैं तो जो हमारी एयर है ये एयर से टकराते हैं, और एयर के पार्टिकल्स को भी क्या कर देते हैं, एक्साइट कर देते हैं, उनसे उनको भी चार्ज देते हैं। फिर क्या करते हैं, जो हमारे ये एयर के पार्टिकल है ये भी मूव करने लगते हैं, और ये अदर पार्टिकल से टकराते हैं हमारे एयर के पार्टिकल से। ऐसे ऐसे ये जब ये दोनों मूव करते हैं और अदर पार्टिकल से टकराते हैं तो वहां पे क्या होती है, रिएक्शंस होती है। और रिएक्शंस की वजह से जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, एमिट होते हैं, तो हमें वहां पे लाइट्स दिखती है जिनको ऑरा लाइट्स कहते हैं, जो कि नॉर्मली पोल्स पे ही दिखाई देती है। बिकॉज ये रिएक्शंस पोल पे ही हो पाना पॉसिबल होता है, बिकॉज जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव करके पोल्स की तरफ जाते हैं। तो इसकी वजह से पोल्स पे कभी कभी जब भी सनस्टॉर्म आता है तो वहां पे कलरफुल लाइट्स दिखाई देती है, नॉर्मली ग्रीनिश कलर की लाइट्स दिखाई देती है, जो कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के एक्साइट होने की वजह से बनती हैं, चार्ज लेने की वजह से बनती है। तो ये थी एक एक सिंपल एक्सप्लेनेशन जो आपको जो पोल्स होते हैं वहां पे लाइट्स दिखाती है, दिखाई देती है उनके रिगार्ड। सो हमारा सेकंड पॉइंट हो गया कि जब चार्ज जीरो हो तो भी फोर्स जीरो होगा। अब हम आते हैं थर्ड पे कि जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो, जो हमारा फोर्स है, फोर्स की इक्वेशन है हमारे पास, फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। सो अगर हम
जो पॉइंट सी हमारा, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर दें, मैग्नेटिक फील्ड और बी को आप जीरो कर दोगे तो भी फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये तो थ्री बेसिक केसेस कि तीनों केसेस में अगर आप एक बार चार्ज को जीरो कर दो, एक बार वेलोसिटी को जीरो कर दो, एक बार फील्ड को जीरो कर दो, तो मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगने वाला फोर्स है वो जीरो हो जाता है। अब आते हैं हम एक पर्टिकुलर केस पे जो कि मोर इंपॉर्टेंट है इन तीनों से, दैट इज बी व्हेन साइन थीटा इज जीरो। साइन थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा 0 डिग्री, मतलब एंगल बिटवीन V एंड B इज 0 डिग्री, और जिनके बीच में एंगल जीरो होता है, और जीरो एंड आप यहाँ पे 180 डिग्री केस भी ले सकते हो, मीन्स या तो दोनों के बीच का एंगल जीरो या 180 हो, तो बी और बी का एंगल भी क्या हो जाएगा, जीरो एंड 180। और जीरो और 180 डिग्री एंगल मतलब क्या होता है, केस वन दैट वी एंड बी आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। मतलब कि सपोज कीजिए अगर पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है और फील्ड भी उसी डायरेक्शन में लग जाए, या ये तो पार्टिकल था प्रॉपरली, पार्टिकल इस तरफ जा रहा था, फील्ड भी इसी तरफ हो गई, कौन सी, मैग्नेटिक फील्ड, या फिर पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा था और फील्ड उसके अपोजिट हो गई, तो भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि क्या कोई ऐसा फोर्स पॉसिबल है, केस पॉसिबल है कि जहां पे चार्ज भी हो, चार्ज मूव भी कर रहा हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, फिर भी कोई फोर्स ना लगे। तो हाँ, पॉसिबल है कि जब फील्ड और पार्टिकल दोनों मीन्स पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हो जाएं या दोनों एंटी पैरेलल हो जाएं, तब कोई फोर्स नहीं लगने वाला। तो हमने फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल के सभी केसेस को कवर कर लिया। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, ये तो था चार्ज पार्टिकल के ऊपर, अब हम इससे ही फोर्स ऑन करंट कैरिंग पार्टिकल को डिस्कस करेंगे, जो कि हम जस्ट इसी का यूज करके एज इट इज इवॉल्व करवा सकते हैं उस इक्वेशन से। तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हम फिर से वही अपनी थ्योरी स्टार्ट करते हैं एज इट इज। हमारे थ्योरी का बेसिस क्या है, पहला बेस है हमारा ए, दैट मैग्नेट्स exert फोर्स ऑन अदर मैग्नेट्स। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगाता है। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनती है, ये हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, आप वहां पे जाके डिटेल में देख सकते हैं कि क्या होता है ऐसा जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं सी पॉइंट पे, दैट कि जिसके पास मैग्नेटिक फील्ड है, इफ सम ऑब्जेक्ट हैज मैग्नेटिक फील्ड
अगर किसी के पास मैग्नेटिक फील्ड है देन it acts like a magnet and can interact with some another magnet. मीन्स अगर किसी के पास मैग्नेटिक फील्ड है तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और अगर वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो वो दूसरे मैग्नेट के साथ फोर्स एक्सचेंज कर सकता है, या तो उनको अट्रैक्ट कर सकता है या उनको रिपेल कर सकता है, जो हमने एज इट इज हमारे ऊपर वाले पार्ट में कवर किया। सो इससे इन सब से हमने क्या बनाया था कि जो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल है दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा, इन सब से हमने ये चीजों को ड्राइव किया था। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे? हमें ये पता है वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एंड जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या होती है, लेंथ, और टाइम होता है टी। तो अगर हम इसका यहां पे यूज करें दैट क्या वेलोसिटी को हमने लिख दिया लेंथ बाय टाइम इंटू वी बी एंड इंटू साइन थीटा, और फिर हम इसको थोड़ा सा अरेंज करें क्या बाय टी इंटू एल इंटू बी इंटू साइन थीटा। अब हमारे पास जो करंट होता है चार्ज बाय टाइम, चार्ज इज क्यू, टाइम इज टी, और करंट इज आई। सो चार्ज बाय टाइम होता है करंट, और ये भी क्या है, चार्ज बाय टाइम। तो यहां से आ जाता है आई एल बी साइन थीटा, दिस इज फोर्स फॉर मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। और यहाँ पे एज इट इज हम फिर से ये आपको एक्सप्लेन करेंगे अलग अलग केसेस में। यहाँ पे जो आई है वो एक स्केलर है, एल और बी वेक्टर्स हैं, और जो साइन थीटा है ये क्या है, एंगल बिटवीन, पहले ये V और B के बीच में था, अब ये हो जाएगा एंगल बिटवीन L एंड B मेजर्ड फ्रॉम L टू B एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे ये L है और ये B है तो इस केस में थीटा होगा 90 डिग्री, और आप इसको L से स्टार्ट करोगे और B तक जाओगे एंटी क्लॉक डायरेक्शन। अगर हम केस को रिवर्स कर देते हैं तो उस सिनेरियो में अगर ये B है और ये L है तो अब आप L से स्टार्ट करोगे और B तक जाओगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इस केस में थीटा हो जाएगा 270 डिग्री, और दोनों केसेस में जो फोर्स होंगे वो पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे आपके। इस केस में अगर पॉजिटिव मानते हो तो इस केस का फोर्स नेगेटिव आएगा। ओके, सो इसके साथ अब हम इसके केसेस डिस्कस करते हैं कि अलग अलग केसेस क्या हो सकते हैं। सो केस नंबर 1 और ए बोल देते हैं हम उसको। पहला होगा इफ कंडक्टर इज वेरी स्मूथ।
अगर साइज बहुत छोटा है, कंडक्टर इज वेरी स्मॉल, मतलब जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली 0 है, तो क्या हो जाएगा, जो फोर्स है वो 0 हो जाएगा। बिकॉज कंडक्टर ही बहुत छोटा है, मीन्स कंडक्टर ही नहीं है, तो कोई फोर्स भी नहीं लगेगा। बी आते हैं, इफ नो करंट flowing through conductor, अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा मीन्स I इज इक्वल टू 0। और हमने ये आपको कंडीशन दी थी ऑलरेडी कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे ही फोर्स लगाता है, और कोई भी चार्ज पार्टिकल तभी मैग्नेट बनता है जब उसके पास करंट हो, मीन्स जब वो मूव करेगा तभी वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर पाता है। तो अगर करंट नहीं है तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा, और अगर वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा तो दूसरा मैग्नेट उस पर कोई फोर्स नहीं लगा सकता। तो अगर I इज 0 इंप्लाइज फोर्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थर्ड केस, अगर कोई मैग्नेट ही नहीं है वहां पे फोर्स लगाने के लिए, इफ देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, प्रेजेंट, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो उस केस में क्या होगा, B इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इसको आप अंडरस्टैंड ऐसे कर सकते हो कि आपका जो चार्ज पार्टिकल था या आपका जो कंडक्टर था उसमें आपने करंट तो फ्लो करवा दिया, तो उसकी वजह से जो आपका कंडक्टर है वो तो मैग्नेट बन गया, बट कोई दूसरा मैग्नेट नहीं है आपके पास में जो उस कंडक्टर पे फोर्स लगा सके। बिकॉज एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगाता है, तो मैग्नेट लगाने फोर्स लगने के लिए दो मैग्नेट का होना जरूरी है। पहला वाला मैग्नेट कौन सा, जो आपका कंडक्टर है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा जब उससे चार्ज फ्लो करे या उससे करंट फ्लो करे, ओके। और दूसरा मैग्नेट कौन सा, जो फोर्स लगाने के काम आएगा, जो वहां पे उसके साइड में रखा हो। तो अगर दूसरे वाला मैग्नेट ही ना हो तो सिर्फ एक मैग्नेट से फोर्स नहीं लगता, पहला एक मैग्नेट अपने आप पे फोर्स नहीं लगा सकता, मैग्नेट पे फोर्स लगाने के लिए कोई दूसरा मैग्नेट चाहिए होता है, तो उसके लिए मैग्नेट रिक्वायर्ड है। तो अगर दूसरा मैग्नेट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी और फोर्स 0 हो जाएगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट केस डी, कि अगर साइन थीटा 0 हो जाए, और साइन थीटा 0 हो गया मतलब जो थीटा है वो या तो 0 डिग्री है या 180 डिग्री। 0 और 180 डिग्री कौन सा होता है, 0 होता है पैरेलल और 180 होता है एंटी पैरेलल। और ये थीटा किस किस के बीच में है, थीटा होता है एल और बी के बीच में। सो आइदर एल एंड बी, ये हम ऊपर जो मैंने इसके साइन लगाए ये वेक्टर साइन लगाया बिकॉज यहाँ पे ये वेक्टर होते हैं, आपको ऐसा सच लगाने की जरूरत नहीं, फॉर मी जस्ट ए हैबिट, आर पैरेलल, या तो पैरेलल है और दे आर एंटी पैरेलल। पैरेलल के केस में थीटा कितना है, 0 डिग्री, और जब वो एंटी पैरेलल है तो एंटी पैरेलल के केस में थीटा है 180 डिग्री। तो हम आपको इसको बना के भी दिखाते हैं कि पैरेलल के केस में क्या हो जाएगा, ये अगर एल की डायरेक्शन है तो सेम डायरेक्शन बी की हो जाएगी, ये हो गया पैरेलल वाला केस। और इस केस में थीटा होगा 0 डिग्री, और जो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री का केस है उस केस में क्या होगा, अगर एल यहाँ पे है तो बी उसका अपोजिट हो जाएगा, या फिर
यहाँ पे B हो जाएगा और यहाँ पे L हो जाएगा। ये दोनों केसेस में थीटा 180 डिग्री होगा, फोर्स 0 हो जाएगा। सो ये था हमारा बेसिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल एंड फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। इससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं हम आगे जो हमारे जब हम न्यूमेरिकल्स यूज करेंगे तो वहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को आप सोल्व करेंगे। अभी जस्ट हम आपको बेसिक आइडिया दे देते हैं कि अगर हम आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन दें तो उस केस में कैसे आपको सोल्व करनी होगी चीजों। तो हम न्यूमेरिकल नंबर 1 करते हैं। ये हम कर रहे हैं चार्ज पार्टिकल के लिए। तो सपोज चार्ज गिवन है -1 कूलम। कूलम के लिए हम C यूज करते हैं। एंड ओके, चार्ज से ये न्यूमेरिकल करने से पहले हमने डायरेक्शंस को स्टडी कर लेते हैं कि जो डायरेक्शंस होंगी वो कैसे होंगी। बिकॉज एक चीज है जो वो हम एक पार्ट मिस कर गए, जो डायरेक्शंस के लिए है हम वो वाला पार्ट मिस कर गए। सो लेट्स फर्स्ट स्टडी द डायरेक्शंस। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब तक हमने फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की। अब हम फोर्स की डायरेक्शंस को देखेंगे कि फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी। बिकॉज फोर्स भी तो किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है, तो उसकी डायरेक्शन भी आपको पता होना जरूरी है। सो जब भी आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालनी होगी तो हम आपको टू वेज से बताते हैं। नंबर एक जो मोर राइट वे है, और जो कि आप अगर डिफिकल्ट सिचुएशन में कहीं पे स्टक होते हैं तो अब आपको वो ऑलवेज राइट होगा, ऑलवेज हेल्प करेगा निकालने में। और दूसरा जो होगा एक इजियर वे होगा जो कि एक शॉर्टकट है टाइप का, बट आप कभी कभी उसमें कंफ्यूज हो सकते हो। सो हम आपको दोनों वेज बताएंगे और दोनों के लिए बताएंगे, चार्ज पार्टिकल के लिए भी, मूविंग चार्ज पार्टिकल के लिए भी, और करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए भी हम दोनों केसेस को स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट कि जो ये वाला पॉइंट हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो हमने आपको जो मूविंग चार्ज था उसके लिए फॉर्मूला बताया था क्यू वी बी साइन थीटा, और जो करंट कैरिंग कंडक्टर था उसके लिए था आई एल बी साइन थीटा। तो ये तो हो गए इन फॉर्मूलाज के बेसिक फॉर्म। जो फॉर्मूला का एक्चुअल फॉर्म होता है दैट इज क्यू वी जो कि वेक्टर है इनटू बी जो कि वेक्टर है, और ये बीच में जो आपको क्रॉस दिख रहा है इसको बोला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। और ऐसे यहाँ पे होता है आई एल क्रॉस बी। ये होते हैं फॉर्मूलाज के एक्चुअल फॉर्म। अब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इससे क्या होता है, डायरेक्शन पता कर लगती है आपको कि अगर v और b की आपको डायरेक्शन गिवन है तो जो रिजल्टेंट आएगा इनका मल्टीप्लाई करके उसकी डायरेक्शन क्या होगा। तो उसमें आप ये वाला रूल फॉलो करते हो कि x y z मीन्स, और आप यहाँ पे ये वाला रूल, अगर आप इसमें क्लॉकवाइज जा रहे हो तो इसको पॉजिटिव मानोगे और एंटी क्लॉक जा रहे हो तो नेगेटिव मानोगे। मीन्स अगर जो आपकी v है, और हम यहाँ पे एक टेबल बना के आपको शो करते हैं कि कैसे आप कैलकुलेशंस कर सकते हो। v b, और अब आता है फोर्स की बारी की v और b के बाद फोर्स किस डायरेक्शन में होगा। सपोज कीजिए जो v है वो x डायरेक्शन में है और जो b है वो y डायरेक्शन में है। तो आप x y के बाद फाइनल आपके पास डायरेक्शन आएगी z, तो तीसरा आपका आंसर हो जाएगा z डायरेक्शन में फोर्स होगा। अगर आपका v y डायरेक्शन में है
और बी जेड डायरेक्शन में है तो ये एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा, बिकॉज वाई जेड के बाद एक्स आएगा। अगर वी जेड डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है तो ये हो जाएगा जेड एक्स के बाद वाई। तो जब तक आप ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहे थे तब तो ये पॉजिटिव था। अब अगर आपको उल्टा घूमना पड़ जाए तो ये नेगेटिव हो जाता है। कैसे देखते हैं। सपोज कीजिए जो v है वो x डायरेक्शन में है और b z डायरेक्शन में हो गया, तो आपको क्या करना पड़ गया, रिवर्स घूमना पड़ गया। और जैसे आप उल्टा घूमोगे तो चीज तो ऑब्जेक्ट तो वही मिलेगा आपको, x के बाद z आया तो z के बाद आपको y ही मिलेगा, बट अब वो नेगेटिव मिलेगा। अगेन से अब अगर आपकी जो वेलोसिटी है वो z डायरेक्शन में है और फील्ड आपकी y डायरेक्शन में है, तो आप z से y जाओगे, आप उल्टा जा रहे हो तो, और फिर y से आप फिर से उल्टा जाओगे, x मिलेगा आपको, पर वो अब नेगेटिव मिलेगा। एंड जो लास्ट केस बच जाता है आपका कि आपकी वेलोसिटी y डायरेक्शन में है एंड जो आपकी फील्ड है वो x डायरेक्शन में है, तो इस केस में आप y से x जाते हो तो रिवर्स गए आप, तो रिवर्स में आप फिर जाओगे तो आपको z मिलेगा, तो फिर आपका जो फोर्स हो जाएगा वो माइनस जेड डायरेक्शन में होगा। अब इसी की हेल्प से हम आपको एक चीज एक्सप्लेन करते हैं जो हमने आपको ऊपर बताई थी, जहाँ पे हम थीटा ले रहे थे अलग अलग। तो अगर देखिए हमने आपको ये केस बताया था कि हम अगर यहाँ पे v ले लेते हैं और यहाँ पे b ले लेते हैं तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है 90 डिग्री, और आपके पास नॉर्मली 90 डिग्री के केसेस ही आएंगे, बिकॉज अगर उससे अलग केस आता है एंगल में तो फिर ये वर्क नहीं करेगा। फिर आपको एक कॉम्प्लेक्स डायरेक्शन आएगी जो कि अभी आपके वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग से बाहर है। आप ये हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो अभी आपके पास जो एंगल होंगे वो मोस्टली, अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है तो वो 90, 180, 270 और 360 ऐसे ही मिलेंगे डायरेक्शंस के लिए। अगर आपको सिर्फ अमाउंट निकालना है, फोर्स की वैल्यू निकालनी है, तब आपको कोई भी एंगल दिया जा सकता है, तो उसमें आपको जस्ट साइन थीटा की वैल्यू पुट करनी होगी, तो उसमें आपसे डायरेक्शन नहीं पूछी जाएगी। सो v आपने सपोज कर लिया x डायरेक्शन में, b आपने y डायरेक्शन में कर लिया, तो v x में b y में, v x में b y में, तो जो फोर्स होता है आपका z डायरेक्शन में जाएगा, तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी आपको। और फिर हमने एक केस किया था इसका रिवर्स, कि हमने क्या कर दिया था, उल्टा कर दिया था v और b, ये v हो गई थी, ये b हो गई थी, और एंगल इस केस में ये आया था थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री। तो अब अगर आप देखते हो कि जो आपकी v है, v अब y डायरेक्शन में है, जो v है वो y डायरेक्शन में है और b x डायरेक्शन में। तो ये लास्ट वाला केस देखेंगे अगर आप, b y डायरेक्शन में, सॉरी v y डायरेक्शन में और b x डायरेक्शन में, तो फोर्स किस में होगा, माइनस z डायरेक्शन में, मीन्स यहाँ पे ऐसे। तो हम क्या करते हैं, ये थीटा को अब कर देते हैं, थीटा को इधर रखते हैं, थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री। तो अब आपका जो फोर्स होगा वो ऐसे माइनस जेड डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पे फोर्स मिलेगा। तो ऐसे एंगल चेंज होने की वजह से या इन दोनों की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो आपका फोर्स है उसकी डायरेक्शन भी बदल जाती है। और जैसे हमने ये v और b के लिए किया, ऐसे ही l और b के लिए भी सेम कंसेप्ट वैलिड रहेगा। अगर हम इसके लिए भी टेबल बनाएं तो करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए जो हमारा फोर्स होता है उसकी वैल्यू होती है आई एल बी साइन थीटा, और इसको आप फर्दर लिख सकते हो आई एल क्रॉस बी, बिकॉज ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है एक्चुअल में। तो यहाँ पे एल और बी के बीच का एंगल आता है, तो इसके लिए आप फिर से वही बना सकते हो कि x से आप y पे जाओगे और y से आप z पे जाओगे और z से आप x पे जाओगे। जब तक आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो यहाँ पे तो ये आपका पॉजिटिव रहेगा और एंटी क्लॉक नेगेटिव रहेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो एंगल है L और B का, ये आपको एंटी क्लॉक मेजर करना है।
और जब आप डायरेक्शन निकाल रहे हो तो आप एक्स और वाई में क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो। या आप ये डायरेक्टली ये टेबल याद रख सकते हो कि ये एल है, ये बी है, और यहाँ पे ये फोर्स हो जाएगा। सो एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। तो एक्स वाई के केस में फोर्स जेड में आएगा, वाई जेड के केस में फोर्स एक्स डायरेक्शन में आएगा, और जेड एक्स के केस में फोर्स वाई डायरेक्शन में आएगा। और अगर हम रिवर्स कंडीशन करेंगे, एक्स जेड, जेड वाई एंड वाई एक्स, तो एक्स जेड के केस में ये हो जाएगा माइनस वाई, जेड वाई के केस में माइनस एक्स, और वाई एक्स के केस में माइनस जेड। और फिर से हम वही केस आपको शो करते हैं कि अगर ये आपकी यहाँ पे ये लेंथ है, ये फील्ड है, तो लेंथ x में है, फील्ड y में है, थीटा 90 डिग्री, तो आपका फोर्स z डायरेक्शन में होगा। एंड अगर हम रिवर्स कर देते हैं, यहाँ पे लेंथ ले लेते हैं, यहाँ पे फील्ड ले लेते हैं, और थीटा यहाँ पे हो जाएगा 270 डिग्री, तो जो आपका फोर्स है वो माइनस जेड डायरेक्शन में चला जाएगा। नाउ आपको लेंथ की डायरेक्शन कैसे लेनी है। नॉर्मली कभी भी आपको लेंथ की डायरेक्शन गिवन नहीं होगी, तो इस सिनेरियो में जब भी आपके पास आपको लेंथ की डायरेक्शन लेनी हो, तो जो आपकी लेंथ होगी, लेंथ डायरेक्शन इज सेम एज ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, कि जो आपको करंट की डायरेक्शन मिल रही है आपकी लेंथ की डायरेक्शन भी नॉर्मली वही होगी। तो ये तो हो गया हमारा कि ये था मैथमेटिकल वे डायरेक्शन निकालने के लिए, कि इस केस में कि आप मैथ का यूज करके डायरेक्शन कैसे निकालोगे। और ये जो डायरेक्शन है ऊपर वाले केस में, मींस यहाँ पे करंट वाले केस में तो डिफर नहीं करती, करंट वाले केस में सिर्फ एल और बी पे डिपेंड करती है। जब हम चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं, अगर हम ऊपर जाएं यहाँ पे, चार्ज पार्टिकल के केस में डायरेक्शन को v और b डिसाइड करते हैं, बट साथ में ये क्यू की वैल्यू भी डिसाइड करती है। कैसे? क्योंकि क्यू भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो अगर इसी केस में अगर मैं बात करूं v और b वाले केस में, पहले वाले केस में कि v आपका x में है और b आपका y में है, तो जो फोर्स है आपका वो z डायरेक्शन में लग रहा है। पर ये किसके लिए होगा? ये तब होगा जब क्यू आपका पॉजिटिव हो, यानी कि प्रोटॉन। प्रोटॉन के केस में फोर्स z डायरेक्शन में लगेगा, और अगर यहीं पे इलेक्ट्रॉन हो जाता तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ जाता, तो डायरेक्शन फोर्स की नेगेटिव हो जाती, तो इलेक्ट्रॉन के केस में यही फोर्स नेगेटिव जेड डायरेक्शन में लग जाएगा। सो चार्ज पार्टिकल के लिए आपको तीन चीजें देखनी होगी। आपको चार्ज की वैल्यू देखनी होगी, मीन चार्ज का साइन देखना होगा, पॉजिटिव है नेगेटिव है, और फिर v और b का क्रॉस प्रोडक्ट इस टेबल से आपको देखना होगा, या अभी आपको शॉर्टकट बताएंगे उससे देखना होगा। तो उस केसेस में आप डायरेक्शन का पता लगा सकते। तो ये जो हमने अब तक डिस्कस किया ये था एक, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट ये ऑलवेज वर्क करेगा। अगर आप इसको समझ पा रहे हो, आप ये प्रोडक्ट निकाल पा रहे हो, तो ये आपका ऑलवेज वर्क करेगा, ये कभी गलत नहीं होने वाला। अब आते हैं हम एक शॉर्टकट वे पे, जो कि आपका मीन्स आपको कभी कभी कंफ्यूज कर सकता है, और कभी कभी उससे डायरेक्शन रॉन्ग भी मिल सकती है आपको। और वो सिर्फ हम किसके लिए करेंगे? लेंथ वाले के केस के लिए करेंगे, फोर्स ऑन ए चार्ज लेंथ कैरिंग करंट कंडक्टर, ये वाला करेंगे, बिकॉज इसमें चार्ज की प्रॉब्लम नहीं। ऊपर वाले में चार्ज की प्रॉब्लम से फोर्स है जो बदल सकता है डिपेंडिंग अपॉन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो हम ओनली फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर है जो, उसके लिए वो शॉर्टकट करेंगे, जिससे आपको आप शॉर्टकट के हिसाब से वैल्यू निकाल सकते हो कि फोर्स की डायरेक्शन क्या हो।
तो जो आपका एक शॉर्टकट रूल है दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब तक आपने एक राइट हैंड रूल पढ़ा था, राइट हैंड जिसको राइट हैंड थंब रूल बोला जाता है। उससे आपको करंट के साथ आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते थे, जो हमने इसी चैप्टर में पढ़ा था। और अभी हम ये पढ़ रहे हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जहाँ पे आपको जो आपका लेफ्ट हैंड है, जैसे ये पिक्चर में शो किया गया है, ऐसे ओरिएंट करना होता है। इसमें जो आपका थंब है ये फोर्स को डिनोट करेगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। आपकी जो फिंगर है, ये वाली फिंगर, ये जो आपकी फर्स्ट फिंगर है, ये मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करती है। और जो आपकी ये सेकंड फिंगर है, जो सबसे लॉन्गर फिंगर होती है, ये करंट को डिनोट करती है। और ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगी। मींस अगर हम स्क्रीन की बात करें तो जो आपका थंब है और ये फील्ड है, ये दोनों स्क्रीन में होंगे। और जो आपकी जो सबसे लॉन्गेस्ट फिंगर है, जो करंट को डिनोट कर रही है, ये स्क्रीन से बाहर आ रही होगी, आपकी तरफ आउट ऑफ द स्क्रीन आ रही होगी। मींस आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन की बात करें और हम नॉर्मली जो हमारे एक्सिस हैं वो ऐसे लेते हैं, ये एक्स होता है, ये वाई होता है और ये जेड होता है। तो जो आपका थंब है, यानी कि जो फोर्स है, वो माइनस एक्स डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में इस तरफ है। जो फील्ड है वो वाई डायरेक्शन में है और जो करंट है वो जेड डायरेक्शन में है। तो ऐसे यूज किया गया है। ओके, तो अब हम इसका आपको एक प्रॉपर वे में यूज करके दिखाते हैं। अब पहले हम आपको यहाँ पे डायरेक्शंस बता चुके हैं कि यहाँ पे इस केस में जो आपकी फील्ड है, फील्ड मतलब कि बी, बी किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है। और जो करंट है जो कि आई है, वो जेड डायरेक्शन में। अब जब हम वो फॉर्मूला यूज कर रहे थे, कौन सा वाला, जो कि था फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, तो वो हमारे पास फॉर्मूला था फोर्स इज इक्वल टू आई एल इंटू बी साइन थीटा। और यहाँ पे हमने बताया था कि एंगल जो आपको लेना है वो एल और बी के बीच का वाला एंगल आपको लेना है। अब नॉर्मली आपको कभी भी एल की डायरेक्शन नहीं गिवन होती, तो आप एल की डायरेक्शन वही लेते हो जो डायरेक्शन आई की डायरेक्शन होती है, मीन्स करंट की डायरेक्शन होती है। तो मीन्स आप एल की जगह पे आई ले सकते हो, जो कि यहाँ पे यूज भी किया गया है कि एल की जगह पे हमने करंट को लिया। सो करंट इन जेड डायरेक्शन एंड फील्ड इन वाई डायरेक्शन। तो हमने आपको बताया था, जो हमने ऊपर आपको फर्स्ट वाला मेथड बताया था, उसमें क्या था कि अगर आपके पास ऐसे टेबल है एक्स वाई जेड और यहाँ से आप ऐसे जाओगे तो आपको एल टू बी जाना है। तो एल की डायरेक्शन है आपकी, यानी कि आई की डायरेक्शन दैट इज जेड, और जो आपकी फील्ड की डायरेक्शन है वो है वाई। तो आप जेड से वाई जाओगे तो आप अपोजिट जा रहे हो, जेड से वाई जाने पे अपोजिट जाओगे, तो अपोजिट जाने पे जेड से वाई से आप एक्स पे जाओगे और अपोजिट गए तो माइनस हो जाएगा। सो दैट्स वाई जो आपकी फोर्स की डायरेक्शन है वो माइनस एक्स हो जाएगी। तो ऐसे आप, ये तो था हमारे नॉर्मल रूल से। और या आप इसको रिमेंबर कर सकते हो कि आपकी जो फोर फिंगर्स हैं उसमें जो थंब है वो फोर्स को डिनोट करेगा, जो आपकी फर्स्ट फिंगर है वो फील्ड को डिनोट करेगी, और जो आपकी मिडल फिंगर है वो करंट को डिनोट करेगी या लेंथ को डिनोट करेगी। और आपको जो भी कंडीशंस होंगी उस कंडीशन के हिसाब से जो आपकी फिंगर है, दोनों फिंगर्स को प्रॉपर डायरेक्शन में लाना होगा। तो जो आपका थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन को डिनोट करेगा, और इसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिससे आप डायरेक्शन निकाल सकते हो फोर्स की। तो ये तो हमने इसका एक एप्लीकेशन कर लिया कि हमने निकाला फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। इसी की हेल्प से हम फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल भी निकाल सकते हैं। लेट मी शो यू हाउ। पहले हम इसका एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं, जहां पे जो आपके एनसीईआरटी में भी प्रोवाइडेड है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे वहां पे फोर्स लग रहा है।
आप अब अपनी स्क्रीन पे एग्जांपल देख पा रहे होंगे। तो हमारे पास ये सेटअप है और हमें इसमें फोर्स की डायरेक्शन देखनी है कि फोर्स की डायरेक्शन कैसे हो। तो हम बेसिक से जंक्शन ये लेके चलते हैं कि हम जो टॉप वाली डायरेक्शन है मीन्स जिसमें ये स्टैंड खड़ा हुआ है इस डायरेक्शन को हम वाई मानते हैं, जो स्टैंड के अदर डायरेक्शन है इसको हम एक्स मानते हैं, और एक हमारे पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन है जो कि जेड हो जाएगी। अब आप देखिए कि जो आपकी ये रोड होगी यहाँ पे मीन्स या जो ये आपकी वायर है, इस केस में ये वायर कैसे लटक रही होगी, ये वाली जिसपे हम फोर्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं जिससे करंट फ्लो हो रहा है, जो ये वाली है इसमें करंट पीछे से आगे की तरफ आ रहा है मीन्स बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ आ रहा है और बी पॉइंट स्क्रीन के बैक है की तरफ है और जो ए पॉइंट है वो स्क्रीन के बाहर की तरफ, और ये डायरेक्शन होती है जेड डायरेक्शन। ये डायरेक्शन हो जाएगी जेड डायरेक्शन बिकॉज बी पॉइंट स्क्रीन के इनवर्ड को डिनोट करता है और ए पॉइंट स्क्रीन के बाहर को डिनोट करता है। तो आपका जो जो करंट है, जो करंट हो गया आपका जेड डायरेक्शन। नाउ अभी हम फील्ड देखते हैं। तो अगर आप फील्ड देखोगे जो हमारा मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल नीचे है और साउथ पोल ऊपर है, तो हमारी फील्ड नॉर्थ टू साउथ जाती है हमेशा मीन्स नीचे से ऊपर जा रही है। तो फील्ड हमारी किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है। तो फील्ड हमारी वाई डायरेक्शन में है, फील्ड वाई डायरेक्शन में है, करंट जेड डायरेक्शन में है। तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि फोर्स हमारा किस में लगेगा, माइनस एक्स में। मीन्स जो फोर्स है वो इस तरफ लगेगा ऐसे। तो ये आपका जो ए पॉइंट है वो मैग्नेट की तरफ मूव करेगा, जो कि यहाँ पे एक एरो से शो भी किया गया है, दैट्स हाउ। तो ऐसे आप फोर्स कैलकुलेशन कर सकते हो, या तो आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ले लीजिए, या जो हमने आपको साइकिल वाला रूल बताया, क्रॉस प्रोडक्ट वाला रूल बताया, आप वो भी यूज कर सकते हो। अब हम सेम रूल को अप्लाई करते हैं चार्ज पार्टिकल के लिए। चार्ज पार्टिकल के लिए किसके लिए अप्लाई करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई करते हैं। तो हम आपको एक क्वेश्चन शो करते हैं, उसकी हेल्प से आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आप यूज कर पाओगे। तो ये आप अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है, सीबीएसई की, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा गया है कि फोर्स कहाँ पे लगेगा और वो फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले हम आपको एक सिंपल वे में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से कैलकुलेट करके दिखाएंगे और फिर एक प्रॉपर वे में जो हमने आपको मेथड ऊपर डिस्कस किया था उस वाले मेथड से डिस्कस करके दिखाएंगे। अब जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है उसमें आपको करंट रिक्वायर्ड होता है, वहां पे चार्ज पार्टिकल से काम नहीं चलता। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे दिया गया कि इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे तो हमें करंट चाहिए, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से बात नहीं बनने वाली। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को करंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो अगर हम यहाँ पे पहले हम अपने एक्सिस बना लेते हैं डायरेक्शन मेजरमेंट करने के लिए, तो हम ये डायरेक्शन को एक्स लेते हैं, ऊपर वाली को वाई लेते हैं और इन दोनों की जो परपेंडिकुलर होगी उसको जेड। तो अगर हम देखें कि इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं मीन्स माइनस वाई डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड है बी वो है एक्स डायरेक्शन में। सो इस सिनेरियो में जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो नीचे की तरफ। तो अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ है, हमें ये पता है कि जो करंट होता है सर्किट का वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, और इलेक्ट्रॉन ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है। तो जो नॉर्मल करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का अपोजिट होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं तो करंट कहाँ पे होगा, जो आई है आपका ऊपर की तरफ होगा, आई आपका ऊपर की तरफ हो जाएगा। और अगर आप अब इस पूरे प्रोसेस को अपने हैंड को रोटेट करते हो सच दैट जो आपका करंट है वो ऊपर की तरफ हो और जो आपकी फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में हो, फील्ड एक्स डायरेक्शन में, करंट ऊपर की तरफ हो, तो उस केस में अब अगर आप फोर्स निकालते हो कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो जब आप अपने हैंड को इस तरह प्रॉपर वे में ओरिएंट करेंगे कि जो आपकी फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में जाए और आपका करंट वाई डायरेक्शन में जाए, तो आप ये देख पाओगे कि आपका फोर्स है जो
इस केस में जो आपका फोर्स है वो किस में जाएगा, माइनस जेड डायरेक्शन में जाएगा, और माइनस जेड को बोला जाता है इनटू द पेज और इनटू द स्क्रीन वाला कंसेप्ट बोला जाएगा। अब ये इसमें तो आपको अपने हैंड को थोड़ा अडरप्ट वे में ओरिएंट करना पड़ेगा, तो हम इसको अनदर वे में कर सकते हैं कि जो हमने क्रॉस वाला हमने सॉल्व किया था, उस केस में हमने क्या किया था, हमें करना था एल क्रॉस बी, यानी एल और बी से डायरेक्शन निकालनी थी, और एल की डायरेक्शन वही मानी जाती है जो करंट की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे करंट है वाई डायरेक्शन में और फील्ड है एक्स डायरेक्शन में। तो अगर आप वो हमारा सर्कल फिर से बनाओगे तो ये x, ये y, ये z, x से आप y जाते हो, y से z जाते हो, और z से आप x जाते हो। तो अभी आप y से x जाना है, तो आप y से x जाओगे तो आपने रिवर्स सर्कल लिया, और रिवर्स सर्कल का मीनिंग आपको रिवर्स तो मिलेगा z, बट नेगेटिव मिलेगा। तो y क्रॉस x से आपको मिलेगा माइनस जेड डायरेक्शन। तो ऐसे आप डायरेक्शन निकाल सकते हो। और ये तो आपने यूज किया कौन सा वाला मेथड, ये आपने कंडक्टर वाला मेथड यूज किया, चार्ज वाला मेथड आपने यूज नहीं किया। तो अब हम आपको थर्ड वे में चार्ज से भी निकाल के दिखाते हैं। तो जो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल था, उस केस में जो हमारा फोर्स था वो था क्यू वी बी साइन थीटा। तो v और b से पहले हम निकालेंगे। यहाँ पे जो आपकी v है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, वो नीचे की तरफ है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नीचे की तरफ है, और b आपकी x डायरेक्शन में। तो अगर मूवमेंट नीचे की तरफ है तो जो वेलोसिटी है वो माइनस वाई डायरेक्शन में है, और जो फील्ड है वो x डायरेक्शन में। तो जब आप v क्रॉस b करोगे, जैसे हमने यहाँ पे किया था, आप v क्रॉस b करोगे यानी कि माइनस वाई क्रॉस x। तो देखिए y क्रॉस x क्या आया था, माइनस जेड आया था, और माइनस वाई क्रॉस x आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस जेड, यानी कि z आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया गया है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, तो ये क्यों नेगेटिव है, तो इन नेट जब आप इसको इसके नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस वन इंटू जेड आएगा, और ये हो जाएगा माइनस जेड। तो अगेन माइनस जेड डायरेक्शन इनटू द पेज। तो ऐसे आप इन सभी में जो भी आपको कन्वीनियंट हो, आपको इजी लगे, उस मेथड का यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हो कि फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी। इससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो हम हमारे क्वेश्चन बैंक सीरीज में करेंगे, बिकॉज ये लेक्चर ऑलरेडी काफी लंबा हो गया है, अराउंड 75 मिनट्स पे ये पहुंचने वाला है। सो विद दिस, इस लेक्चर को हम, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। एंड एज यूजुअल, अगर हमारे एफर्ट्स से आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल रही हो, आपके कंसेप्ट बेटर से हो रहे हो, तो प्लीज consider liking this video, sharing this video, and subscribing to our channel. Because it act as a motivation for us that yes, these videos are useful for people. So please do share your feedback in the form of like, share, comments, and subscribe. And if you have any doubt, you can comment, and you can share these videos with your friends, your classmates, your other friends, anybody whom do you think can get some value, can some benefit from this video. Keep on sharing, keep on liking, keep on subscribing. We will meet in next video with new topic. Till then, thanks for watching.